नमस्कार। मैं GRS न्यूज के लिए गिरीश सिकरवर। आज का ब्लॉग में विशुद्ध राजनीति से हटकर सामाजिक मुद्दों पर केंद्र रखना चाहता हूं। केंद्र सरकार ने बुजुर्ग लोगों को आयुष्मान योजना से जोड़ने के लिए जो निर्णय लिया है उसकी निश्चित तौर पर सराहना की जानी चाहिए। आयुष्मान भारत योजना जो कि विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य योजना है, जिसके तहत कि 55 करोड़ लोग इस योजना से जुड़े हुए, ऐसा हमारी सरकार का दावा है। 23 सितंबर 2018 को जब माननीय नरेंद्र मोदी ने एक योजना लॉन्च की थी, जिसके तहत प्रत्येक परिवार को सालाना 5 लाख रुपए का इलाज निःशुल्क कराने की व्यवस्था की गई थी। इसके तहत एक कार्ड जारी किया गया था, जिससे लाभार्थी परिवार पूरे साल अपने पारिवारिक सदस्यों का 5 लाख तक का इलाज प्रतिवर्ष करा सकता था। इसी योजना का विस्तार देते हुए केंद्र सरकार ने 6 करोड़ बुजुर्गों को इससे जोड़ा है। प्रथम चरण में 10 करोड़ परिवार इस योजना से जुड़े थे। अगर एक परिवार को हम 5 लोगों का परिवार भी माने तो निश्चित तौर पर 55 करोड़ लोग इस योजना से लाभान्वित हुए, ऐसा सरकार का दावा है। निश्चित तौर पर जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, उम्र के साथ तमाम तरह की स्वास्थ्य समस्याएं पैदा होती हैं, और इस स्वास्थ्य समस्याओं के हल करने के लिए निश्चित तौर पर सरकार आगे बढ़ी है, जिसके लिए मैंने इस ब्लॉग के पहले ही केंद्र सरकार का धन्यवाद किया है। निश्चित तौर पर देश के सभी लोगों को घर की छत, रोजगार और स्वास्थ्य सेवाएं देना, शिक्षा उपलब्ध कराना, ये कल्याणकारी सरकार का काम होता है। और सरकार ने इसे आगे बढ़ाने का काम किया है, इससे बुजुर्गों को जोड़ा है, जो कि एक बहुत ही अच्छी सरकार की पहल। लेकिन इस के घोषणा के वक्त जिस तरह से देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी ने दिल्ली और पश्चिम बंगाल की सरकार को टारगेट किया, और उन्होंने इस बात के लिए माफ़ी मांगी कि इन सरकारों के अड़े रवैये के कारण वो देश के इन 2 राज्यों, फिर मैं आपको बता रहा हूँ, दिल्ली और पश्चिम बंगाल के बुजुर्गों की सेवा नहीं कर पा रहा। ये एक ऐसी बात है जिसके लिए इसी सरकार की आलोचना भी की जानी चाहिए, क्योंकि कोई भी राज्य हो, भले ही इस योजना को केंद्र सरकार ने लॉन्च किया हो, लेकिन इसमें संबंधित राज्य का भी हिस्सा होता है। मैदानी भागों में 60-40 का रेशियो होता है। 60% केंद्र सरकार और 40% राज्य सरकार
और पहाड़ी क्षेत्रों में 90% केंद्र सरकार और 10% संबंधित राज्य सरकार इस योजना में अपना योगदान करती है। दिल्ली राज्य का नाम माननीय प्रधानमंत्री ने मात्र इसलिए लिया क्योंकि दिल्ली में अगले वर्ष यानी कि फरवरी माह में ही विधानसभा के आम चुनाव होने हैं और प्रधानमंत्री या यूं कहिए भारतीय जनता पार्टी का दुख ये है कि लाख कोशिशों के बावजूद वो दिल्ली में अपनी सरकार नहीं बना पा रही। ये बात अलग है कि लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को दिल्ली प्रदेश की 7 सीटें मिल जाती हैं, लेकिन जब विधानसभा का चुनाव होता है तो पिछले चुनाव में 8 सीटें थीं। इसके पहले भी जब चुनाव हुआ था तब केवल 3 सीटें ही भारतीय जनता पार्टी को मिली थी और कांग्रेस को एक भी सीट न पिछली बार मिली थी न इससे पहले के चुनाव में मिली थी। निश्चित तौर पर यह दुख हर राजनीतिक दल को होता है, लेकिन किसी योजना के तहत अगर उस योजना की आड़ लेकर अगर देश का मुखिया और राज्य सरकार को बदनाम करना चाहता है तो इसकी आलोचना की जानी चाहिए। आखिर प्रधानमंत्री ने दिल्ली का नाम क्यों लिया, इसके बारे में आपको जानकारी दे दी गई है। और पश्चिम बंगाल में भी आपने देखा होगा कि पिछले चुनाव में विभिन्न दलों को तोड़कर, यहाँ तक कि ममता बनर्जी के पार्टी के लोगों को तोड़कर प्रत्याशी बनाने के बावजूद भी वहाँ बीजेपी को सफलता नहीं मिली, यानी कि वो ममता को सत्ता से हटा नहीं पाए। ये दर्शाता है कि प्रधानमंत्री को कितनी परेशानी है इन राज्यों में सरकार न बनने को लेकर। प्रधानमंत्री ने इन राज्यों का जिक्र करके निश्चित ही एक राजनीति को साधने का प्रयास किया है, जिससे कि इन राज्य के सरकारों को बुजुर्ग विरोधी बताया जा सके। लेकिन यहाँ एक सवाल ये भी उठता है कि आखिर केंद्र सरकार जिसने कि अपने रेल विभाग, जिसमें कि बुजुर्गों को यात्रा करने पर रियायत मिलती थी, उस रियायत को ख़त्म किया। मैं इसी कार्यकाल में मोदी सरकार की बात कर रहा हूँ, जिसने अपने ही डबल इंजन की सरकारों में समय पर बुजुर्गों को पेंशन देने में हीला हवाली की, अन्य सरकारों को फंड देने में हीला हवाली की, यहाँ तक कि पूरे जिंदगी सरकार की सेवा करने के बाद जब वो बुजुर्ग हो जाते थे उन बुजुर्गों को पेंशन देने में हीला हवाली की, यहाँ तक कि पेंशन भी बंद कर दी। वो अगर बुजुर्ग के हितैषी बनने का प्रयास करें तो मेरे ख्याल से इस बात की तो आलोचना की ही जानी चाहिए। प्रधानमंत्री ने राजस्थान का जिक्र क्यों नहीं किया, जहाँ की तत्कालीन गहलोत सरकार ने आयुष्मान योजना की राशि को 5 लाख से बढ़ाकर 10 लाख कर दिया था और उसमें यह गारंटी भी थी कि अगर कोई भी इलाज आयुष्मान कार्डधारी को कोई भी संस्थान हो, चाहे सरकारी हो या
प्राइवेट हो, अगर वो कार्ड स्वीकार नहीं करता तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। क्या डबल इंजन की तथाकथित सरकार ने ऐसी किसी योजना पर विचार किया? उत्तर नहीं है। जरूरत इस बात की थी कि प्रधानमंत्री योजना की कमियों पर अपना ध्यान फोकस करते और ये योजना केवल एक लक्षित परिवारों पर नहीं, अगर सबके लिए जारी होती तो मेरे ख्याल से बुजुर्गों का या देश के अन्य नागरिकों का ज़्यादा भला होता। लेकिन एक लाभार्थी वर्ग तैयार करके उसको किस तरह अपने हकों में इस्तेमाल करना है, जैसे कि कभी केंद्र सरकार रेवड़ी कहती थी, आज मत उस पर चलने के लिए इसलिए विवश हो रही है कि अभी हाल में हुए लोकसभा चुनाव में उनकी सीटें बहुमत तक भी नहीं पहुंच पाई और वो बैसाखियों के सहारे अपनी सरकार चलाते दिख रहे। केंद्र सरकार को इन कमियों को सुधारने की दिशा में आगे बढ़ना चाहिए, ना कि अन्य विपक्षी दलों को टारगेट करने के बजाय। अगर योजनाओं के सहारे में सत्ता में आया जा सकता था तो उन्हें अशोक गहलोत की उस योजना को नहीं भूलना चाहिए कि उन्होंने राजस्थान में 10 लाख तक निःशुल्क इलाज की व्यवस्था की थी और चुनाव के दौरान उन्होंने 25 लाख तक की योजना को बढ़ाने का प्रयास किया था, लेकिन वहाँ कांग्रेस की सरकार चली गई। खैर, आज मैं इस मुद्दे पर इस बात पे गहराई में नहीं जा रहा हूँ कि आखिर इतनी योजनाओं के बावजूद राजस्थान में कांग्रेस की सरकार जाने का कारण क्या था, लेकिन चूँकि ये सामाजिक योजना है, इसकी कमियों के लिए मैंने बताने का प्रयास किया। जिस प्रकार मध्य प्रदेश में देखा गया कि एक ही फ़ोन नंबर से हजारों कार्ड किस प्रकार जुड़े हुए थे और 7 मरीज ऐसे खोजे गए जिन्होंने एक ही समय करीब 7 अलग अलग शहरों में अपना इलाज भी कराया। यहाँ तक कि ये भी देखा गया कि जिन लोगों की मौत काफ़ी पहले हो चुकी थी उनको भी इलाज इस योजना के तहत मिला। इसी का आरोप आम आदमी पार्टी आज लगा रही है कि आखिर इस योजना में भ्रष्टाचार है और कई तरह के बंधन हैं, जैसे कि केंद्र सरकार को कम करने की ज़रूरत है, यानी कि सभी को सस्ता और निःशुल्क इलाज किस तरह मिले। इस दिशा में न सिर्फ केंद्र सरकार को बल्कि अन्य राज्य सरकारों को भी आगे बढ़ना चाहिए। एक दूसरे पर दोषारोपण करने के बजाय अगर सरकारें सभी लोगों के हितों के लिए काम करें, सभी को घर, शिक्षा और स्वास्थ्य के संबंध में दिलाने के लिए प्रयास करें तो मेरे ख्याल से समाज का ज़्यादा भला हो सकता है। आज के ब्लॉग में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।